से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की बात की है, तब से लेके अब तक का वो जो सफ़र है बहुत तेज़ी से चल रहा है। वो समिट की बात की जाए तो जो मुंबई में चल रहा है, उसको लेकर देश में ही नहीं दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं। आप वहाँ से जाके आ रहे हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? वेव्स, जैसे आपने कहा डिजिटल इंडिया होना सबके फायदे में हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि यूपीआई पेमेंट के माध्यम से एक क्रांति होगी। आज आपने देख लिया कि हर सब्जी वाला, दूध वाला, हर कोई, चाय वाला, टपरी वाला अपना यूपीआई क्यूआर कोड लगा के बैठा हुआ है। ये डिजिटल इंडिया का एक पड़ाव था। आज हम उस पड़ाव पे आए हैं जहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन में जाना चाहते हैं। जैसे कि हमारी एक समिट में बात हुई थी, नीता अंबानी ने कहा था कि हमारे यहाँ कथा का इतिहास है। रामचरितमानस की कथाएं या भागवत कथाएं बताने की एक प्रथा है, वो हम इस देश से शुरुआत करते हैं। तो तब कथा चलती थी, स्टेज लगते थे, पंडाल लगते थे या जो भी लगते थे, और कथाएं बताई जाती थी, सुनी जाती थी। फिर एक दौर आया, नाटक होने लग गए, रामलीलाएं होने लग गई। कथा तो वो भी थी, कथाएं किताब में से होने लग गई थी। जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए किताबें थी, जो थोड़े कम पढ़े लिखे थे उनके लिए नाटक होते थे, मतलब स्टेज के द्वारा, उस माध्यम द्वारा होती थी। उसके बाद होती थी आपकी कथाकारों द्वारा। और आज वो सारे पड़ाव एक एक पड़ाव करते हुए हम फिर टीवी युग में आए, फिर स्क्रीन देखे, फिर थिएटर देखे, फिर हम डिजिटल जैसे मतलब ब्रॉडकास्ट मीडियम में आए, सैटेलाइट का इस्तेमाल होने लगा। आज इंटरनेट युग में आ गए, इंटरनेट के द्वारा हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आता है एक्सटेंडेड रियलिटी। आप अपने स्टूडियो में बैठे रहेंगे और वहाँ से मेरा इंटरव्यू लेंगे कुछ सालों के बाद। मैं यहाँ पे अपनी जगह पे बैठा रहूँगा और स्टूडियो इंटरव्यू होगा ऑनलाइन, वर्चुअल। आज तो हम वर्चुअल मीटिंग कर ही रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं। पहले एक एक मीटिंग करने के लिए हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, वो टाइम कट डाउन हो गया। हम उस टाइम में और 10 चीज़ें कर सकते हैं। अब वेव समिट ऐसा है कि एक कंटेंट क्रिएटर्स का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोकल कंटेंट क्रिएटर्स, लोकल नहीं बोलूँगा, हमारे अपने भारत के कंटेंट क्रिएटर्स, ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर्स, इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स से कनेक्ट होंगे। एक कोलैबोरेशंस होने वाले हैं और उस कोलैबोरेशंस का लाभ हमको ही नहीं, सारी दुनिया को होने वाला है, क्योंकि दिस इज अ ग्लोबल समिट। ग्लोबल समिट की बात करें जहाँ पे बॉलीवुड से बढ़कर एक दिग्गज एक्टर्स की बात करें, फिल्म मेकर्स की करें, सभी लोग मौजूद थे। इन सभी के बीच में अपने आप को पाकर क्या महसूस हुआ, और आपको क्या लगता है कि किस तरह का परिवर्तन हो सकता है? स्पेशल बात करूं तो बॉलीवुड की, इंडियन सिनेमा की, तो क्या कुछ नया जो व्यूवर्स है, जो ऑडियंस है, उसको फायदा होगा इससे? आज तक हमने नॉर्थ आई मीन बॉलीवुड अलग बनाया था, साउथ इंडस्ट्री अलग बनाई थी। आज सारे एक छत्र छाया के अंदर आए। आज हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। पहले था बॉलीवुड साउथ, अलग अलग चीज़ों से नहीं, हम लोग एक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है। आज एकजुट होके सारे एक प्लेटफॉर्म पे आके हम पूरे देश में दिखा रहे हैं कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। क्यों? भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है कंटेंट के लिए। कोई भी इंटरनेशनल फिल्म हो, ग्लोबल मार्केट, अलग मार्केट्स में कुछ अलग बिजनेस करे, पर भारत का जो बिजनेस है वो अलग होता है, क्योंकि भारत के पास लोक संख्या है। एक ज़माना था जब इस लोक संख्या को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाता था। आज एक ज़माना आया है जहाँ पे इस लोक संख्या को ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखा जाता है। एक वक्त हुआ करता था जब आपको फिल्में बनानी होती तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ता था, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता था। लेकिन आज डिजिटल इंडिया है, कहीं ना कहीं चीज़ें बदल चुकी है। आप एक मोबाइल के ज़रिए भी एक फिल्म बना सकते हैं। आपकी जो कल्पना है, जो आपकी इमेजिनेशन है, कहीं ना कहीं आप पर्दे पे उतार सकते हैं। ये जो परिवर्तन को आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं उस कैन, जैसे कैन्स बनते थे फिल्म के, उस टाइम से लेके आज तक फिल्म में एवोल्यूशन देखा हुआ है।
पिछले 25 साल में ही तो हुआ है ये एवोल्यूशन, उससे पहले तो नहीं। ये पिछले 25 साल के एवोल्यूशन में मैंने देख लिया है कि पहले हमारे फिल्म के क्रूज ही हुआ करते थे लगभग 200, 250, 300। आज एक फिल्म बनाने के लिए 6 लोग इकट्ठा के फिल्म बना के ख़त्म कर सकते हैं, एक लाइट, एक साउंड, ये और एक बेसिक एमिनिटीज़ लेके। और वैसी तो बनती हैं रील्स वैसी तो बनती हैं रील्स जिनको ट्रैक्शन मिलता है, मिलियंस मिलियंस फॉलोअर्स और मिलियन व्यूज़, वही तो बनती हैं रील्स। वो छोटी चीज़ें हैं, वो आजकल ये डिजिटल फॉर्मेट में आके ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। आप अपनी जर्नी को देखते हैं, एक छोटे से काम से आपने शुरुआत की थी, आप एक केवल एक एक्टर तक ही सीमित नहीं रह गया, आप एक फिल्म मेकर है, एक डायरेक्टर है, एक राइटर है, मल्टी टैलेंटेड टास्क करते हैं आप। तो ये जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं, और जब आपने ये जर्नी शुरू की थी आपको लगा था इस मुकाम तक आप पहुंच पाएंगे? लिमिट में तो मैं तब भी नहीं रहना चाहता, लिमिट में आज भी नहीं रहना चाहता हूँ हर इंसान की अगर आप इंटरनल एक्यूमनी देख लो, इंटरनल आईक्यू देख लो, वो लिमिट में कोई नहीं रहता। हर कोई अनलिमिटेड है, आप भी अनलिमिटेड हो। आपको अपने आप के अंदर जाके ढूंढना है वो अनलिमिटेड कहाँ हो सकते हो, वो चीज़ है। और ये नहीं है कि हर इंसान सारी चीज़ें कर लेगा, उसको अपनी स्पेशलिटी समझनी चाहिए, जो आसानी से वो स्पेशलिटीज़ में मास्टरी कर ले, ताकि वो जो मास्टरी कर ले वो काम कर ले। एक ज़माने में बोला जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, नहीं। आप 10 चीज़ें चुन लो, 15 चीज़ें चुन लो, मास्टरी कर लो और सहजता से करो। सहजता से करके आपके आसपास के लोग को असुविधा ना होते हुए करो, उतनी सहजता से करो, वो आपकी स्पेशलिटी होगी। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाली प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या आप किस तरह के प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, और खासकर फिल्मों की बात की जाए तो फिल्मों में किस तरह की फिल्में बनाना चाहेंगी, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में आप व्यस्त हैं? मैं देखिए, फिल्म पहले तो बात करते हैं आपके फिल्मों में कौन से तरह की फिल्में बनाना चाहिए। मैं फिल्में अपने आप के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं फिल्में बनाऊंगा ऑडियंस के लिए। ऑडियंस को अच्छी लगनी चाहिए फिल्में, वो हिसाब से बनाऊंगा। ऑडियंस की रुचि बनती रहे वो फिल्में बनाना चाहता हूँ। बाकी सब ठीक है, बनता है, जो डिलीवर कर देंगे, कोशिश हम करेंगे कि ऑडियंस खुश रहे, वो हिसाब से फिल्में बनानी। दूसरा, मैं रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, तो वहाँ पे एक जो शारीरिक विकास होता है बच्चों का, एक शारीरिक और मानसिक विकास होता है स्पोर्ट्स माध्यम के द्वारा, वो तो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता हूँ, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ, तो वो मैं कंटिन्यू करूँगा। उसके अलावा जो एनिमेशन रिलेटेड, एक्सटेंडेड रियलिटी रिलेटेड जो पॉलिसी बिल्डिंग करनी है गोवा में, कुछ रिफॉर्म्स करने छोटे मोटे, वो हम सरकार को रिप्रेजेंट करके हम सरकार को दे देंगे कि आपसे करवाने की कोशिश में लगें। वो भी हम करवाने की काफ़ी स्टेप्स आगे बढ़ चुके हैं, वो हम कर रहे हैं। वो करके हम एनिमेशन गेमिंग इंडस्ट्री को एक गोवा में जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि गोवा का कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी हाई है। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है, लाइफ स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, और वो सारी चीज़ें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ही है गोवा में। आप इंटरनेट गांव-गांव में, इंटरनेट गांव-गांव में सारा वेल कनेक्टेड, और गोवा से कहीं निकलना है, 2-2 एयरपोर्ट बने हुए हैं, कहीं से कहीं निकलना हो। मुंबई तो मान के चलो, गोवा में निर्णय ले लिया आपने कि चलो मुंबई पहुंचना है, 2 घंटे का रास्ता है, फ्लाइट से जाना हो तो, ट्रेन से जाना हो तो वंदे भारत आ गई है, 7-8 घंटे में पहुंच जाते हो। ये सारी चीज़ें, तो गोवा इज़ अ सेकेंड हब, could be a second hub for the filmmakers to stay. Most of the filmmakers are staying there. बहुत से काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स का अपना दूसरा घर है वहाँ पे, वो रह रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से काम कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमारे गोवा के रेमो फर्नांडिस ही ले लो, वो वहीं पे बैठते थे, कुछ शो करने हो तो यहाँ पे आ जाते थे। आज की तारीख में भी काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने घर लिए हुए हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, शूटिंग होती है तो ही यहाँ पे आके शूटिंग करके वापस चले गए। हमसे बात करने में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।